तो मालवा कोचिंग क्लासेस में आपका स्वागत है। जैसे कि हमने पार्ट 1 और पार्ट 2 के ऑब्जेक्टिव पिछली वीडियो में हमने देख चुके थे, तो हम स्टार्ट करें फिर परीक्षा अध्ययन के पार्ट 3 अध्याय 3। तो ठीक है ना। तो इस 3 पार्ट के 2 चर वाले रेखीय समीकरण युग्म के ऑब्जेक्टिव कर रहे हैं। इससे अगले वाले पार्ट को भी करेंगे, लेकिन इसको देख लो पहले। तो इसको देखने से पहले मैं आपको कुछ ऑब्जेक्टिव देख तो रहे हैं हम, लेकिन उसमें भी हम क्या देखेंगे, कॉन्सेप्ट देखेंगे। लेकिन आपको ऑब्जेक्टिव सॉल्व करने का एक मैं तरीका सिखाऊंगा, जिसको कहते हैं हम क्या, ट्रिक। क्या कहेंगे, ट्रिक, कि कम से कम टाइम में हम ऑब्जेक्टिव किस प्रकार से सॉल्व करें। तो सबसे पहले नंबर पर बात आती है कि ये फॉर्म ये होता है A1 बटे में A2 बराबर B1 बटे में B2 बराबर C1 बटे में C2। तो ये सारे क्या है, बराबर है। अर्थात ये जो है, ये इसके क्या हल होंगे, अनेक हल होंगे। कितने हल होंगे, अनेक हल होंगे। अब अनेक हल तो हैं, लेकिन ये रेखाएं कैसी होंगी, संपाती होंगी। ये रेखाएं कैसी होंगी, संपाती। संपाती का मतलब समझते हो, एक रेखा ये गई और एक रेखा उसी पर एक और चली गई, अर्थात दोनों रेखाएं एक के ऊपर एक होती है, तब जाकर के उसको क्या कहते हैं, संपाती कहते हैं। तो इसके क्या होंगे, अनेक हल होंगे। और जब ये ऐसी सिचुएशन आती है तो वो रेखाएं कैसी होती है, संपाती होती है। अब बात आती है दूसरे नंबर की। A1 बटे में A2 बराबर B1 बटे में B2 बराबर नहीं है C1 बटे में C2। अर्थात ये दोनों तो बराबर है, ये बराबर नहीं है। तो देखो, ये जो है इसके क्या हल होंगे, इसका कोई हल नहीं होगा, कोई हल नहीं होगा, कोई हल नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि ये जो रेखाएं हैं वो समांतर, क्या है, समांतर। जब समांतर रेखाएं होती है, जब रेखाएं कैसी होती है, समांतर, तो ये रेखाएं आपस में मिल ही नहीं पाती है, तो हल कैसे होंगे। तो हल तो तभी होगा जब किधर से किधर मिलती हो, कहीं ना कहीं पे, तभी हल होगा। तो जब रेखाएं मिल ही नहीं रही है तो हल कैसे हो जाएगा। तो इसका कोई भी हल नहीं होगा, और ये रेखाएं आपस में क्या है, समांतर है। तो A1 बटे में A2 बराबर है B1 बटे B2 के, और बराबर नहीं है C1 बटे C2 के। तो इसका कोई हल नहीं होगा, और ये रेखाएं कैसी होंगी, समांतर होंगी। ये रेखा कैसी होगी, संपाती। ये रेखा कैसी होगी, समांतर होगी। अब और देख लेते हैं तीसरी बात। A1 बटे में A2 बराबर नहीं है B1 बटे B2 बराबर नहीं है C1 बटे C2। तो आप देखो, इसके जो हल होंगे वो अद्वितीय हल होगा। क्या होगा, अद्वितीय हल होगा, अद्वितीय हल होंगे, अद्वितीय हल होंगे। तो जब अद्वितीय हल क्यों है, क्योंकि ये जो दो रेखाएं आ रही है और दो रेखाएं समांतर है। अब ये एक रेखा इसको काट रही है, अर्थात ये प्रतिच्छेदी रेखा है। तो ये प्रतिच्छेद किया कि नहीं किया इन दोनों रेखाओं को, तो ये प्रतिच्छेदी रेखा है। इस वजह से इसके कैसे हल होंगे, अद्वितीय हल होंगे। कैसे होंगे, इनके समान कोई दूसरा हल नहीं होगा। और ये रेखाएं कैसी होगी, ये रेखाएं होंगी प्रतिच्छेदी रेखा, प्रतिच्छेदी रेखा, प्रतिच्छेदी रेखा। तो इस बात को बहुत ही अच्छे से समझ लेना है। जब कोई बराबर नहीं हो तो अद्वितीय हल होता है और प्रतिच्छेदी रेखा होती है। जब A1 बटे में A2 बराबर है B1 बटे B2 के, लेकिन बराबर नहीं है C1 बटे C2 के, इसका जो है वो कोई हल नहीं होगा, और रेखाएं कैसी होंगी, समांतर होंगी। और सब बराबर में तो इसके अनेक हल होते हैं, और रेखाएं कैसी होती है, संपाती होती है। तो इतनी सी बात अगर आपने समझ ली है तो अब ऑब्जेक्टिव आपके बनने लगेंगे, अब ऑब्जेक्टिव आपके बनने लगेंगे। एक मानक रूप और होता है, एक मानक रूप होता है जिसको कहते हैं AX प्लस में BY प्लस में C बराबर में 0। तो भैया ये जो है ना समीकरण का क्या होता है, मानक रूप होता है, मानक रूप होता है, इसको समझना है। अब समझ लिया, अब समझ लिया तो एक काम करते हैं, अब ऑब्जेक्टिव करते हैं। अब आपको ऑब्जेक्टिव में बिल्कुल ज़्यादा परेशानी नहीं आएगी, देखते हैं। तो हम पहले ऑब्जेक्टिव पे चलते हैं। तो समीकरण युग्म 6x माइनस 3y प्लस में 10 बराबर 0। एक क्या है, एक है 2x माइनस y और
प्लस में 9। तो देखो ये A1 रहता है, ये B1 रहता है, ये C1 रहता है, ये A2, ये B2 और ये C2। तो यहाँ पर देखो A1 बटे में A2, B1 बटे में B2, C1 बटे में C2, इसमें रिलेशन देखना है। तो A1 बटे में A2 तो 6/2, 6/2 और -3 और माइनस का 1, माइनस के 3 और माइनस का 1, यहाँ कुछ भी नहीं है तो क्या है 1। और यहाँ C1 क्या लिखना है 10 और यहाँ पर C2 क्या लिखना है 9। तो देखो इसको कैंसिल आउट करेंगे तो यहाँ पर क्या है 2 एकम 2 और 2 तिया 6, तो अर्थात और माइनस से माइनस कैंसिल, तो 3/1 बराबर है इस 3/1 के। अब ये बराबर है क्या इसके, नहीं है, तो 10/9। तो ये तो बराबर था इसलिए बराबर लगा दिया, लेकिन आखिरी वाला बराबर नहीं है। तो आप मुझे बताओ यहाँ पर इसका हमने क्या लिखा था, इसका हल लिखा था हमने कोई हल नहीं है। क्या नहीं है, कोई हल नहीं है। अब जब कोई हल नहीं है तो रेखाएं कैसी होंगी, समांतर होंगी। कौन सी होंगी, समांतर। तो ये तो मेरे मन से बताया है क्योंकि ताकि आगे आने वाले ऑब्जेक्टिव आपके क्लियरिटी आपको मिलने लगे, क्योंकि इसी बेसिक से ही आपको क्लियरिटी मिलेगी। तो ये रेखाएं कैसी होंगी, समांतर। क्यों है, क्योंकि इसके कोई भी हल नहीं है, और कोई भी हल नहीं होता तब रेखाएं कैसी होती है, समांतर। तो इसका आंसर क्या होगा, समांतर होती है। एक और देखो आप, एक और देखो, अब उसको भी देख लेते हैं हम कि x + 2y, x + 2y बराबर 5, प्लस में 5 बराबर में 0। अब माइनस के 3x माइनस के 6y और प्लस का 1 बराबर 0। अब जब हमने तरीका सीख लिया तो इसको यहीं करो, जो ऑब्जेक्टिव रहेगा ना पेपर में वहीं सोल्व करना है हमें। तो आप देखो यहाँ पर क्या है 1 और यहाँ पर क्या है माइनस के 3 और यहाँ पर क्या है 2 और 2 एकम 2 और 2 तिया 6। तो यहाँ भी क्या लिखोगे, 1 लिखोगे क्योंकि 2 एकम 2 2 तिया 6 काट दिया ना हमने। और यहाँ पे प्लस है और यहाँ पे क्या है -3। अब यहाँ पे 5 है और यहाँ पे क्या है 1 है। तो आप मुझे बताओ ये तो बराबर है, लेकिन ये बराबर है क्या, नहीं है। तो ये बराबर नहीं है। तो आप मुझे बताओ इसका कोई भी हल नहीं होगा, कोई हल नहीं है, कोई हल नहीं है। अर्थात ये रेखाएं कैसी होंगी, समांतर होगी। कैसी होंगी, समांतर। कैसी होंगी, समांतर। लेकिन आप देखो कि आपके क्वेश्चन में लिखा क्या है, तो आपके क्वेश्चन में लिखा कोई हल नहीं है, तो कोई हल नहीं है। रेखाएं कैसी होंगी, समपाती होंगी। तो ऑब्जेक्टिव समांतर होंगी। कैसी होंगी, समांतर। ऑब्जेक्टिव को देखने के बाद पता लगाना है हमें कि कोई हल नहीं आएगा कि समांतर आएगा, ठीक है ना। आगे देखते हैं। अब यदि समीकरण युग्म संगत है तो रेखाएं होती है। संगत का मतलब आप समझो, संगत का मतलब ये होता है, संगत का मतलब ये होता है एक रेखा ये है तो अगर एक कोण ये बना है तो एक कोण इधर बनना चाहिए, इसी को कहते हैं हम संगत। इसी को ये एकांतर कोण है। क्या है, एकांतर कोण। संगत क्या होता है, संगत ये होता है ये वाला, ये ऊपर वाला कोण जितना होगा तो ऊपर वाला कोण भी उतना ही है। नीचे वाली लाइन में ऊपर है तो ऊपर वाली लाइन में भी क्या हो गया, ऊपर। तो इसको क्या कह देंगे हम, संगत। क्या कह देंगे हम, संगत। अगर यदि समीकरण युग्म संगत है, इस प्रकार का है, तो ये जो रेखाएं हैं तो प्रतिच्छेदी रेखा भी हो सकती है या फिर संपाती भी हो सकती है। क्या हो सकती है, संपाती भी हो सकती है। प्रतिच्छेदी रेखा भी हो सकती है और संपाती रेखा भी हो सकती है। अब आप देखो आगे, समीकरण युग्म y बराबर 7, y बराबर 0 और एक y बराबर क्या है, -7। तो मुझे बताओ एक बार y की वैल्यू क्या बता दी 0, एक बार y की वैल्यू क्या बता दी -7। ये क्या है, हर कुछ बता रहे हैं, हर कभी तो हर कुछ बता रहे हैं, हर कभी तो क्या होगा, इसका कोई हल नहीं होगा, इसका कोई हल नहीं है, कोई हल नहीं है, ठीक है ना। तो देखो इसका कोई हल नहीं होगा, ध्यान रखना इस बात को, क्योंकि y की वैल्यू एक बार 0 है तो y की वैल्यू एक बार -7 बता दी, हर कुछ बता रहे हैं, अर्थात कोई हल नहीं होगा इसका। समीकरण युग्म b, तो ये जो रेखाएं हैं समांतर रेखाओं को निरूपित करती है। कैसी रेखाओं को, समांतर रेखाओं को निरूपित करती है। तो ऐसा कोई नियम नहीं है, ये समांतर रेखाएं भी हो सकती है, ये प्रतिच्छेदी रेखाएं भी हो सकती है, ये संपाती रेखाएं भी हो सकती है, अर्थात ये गलत हो जाएगा। क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो अब देखो 5वां नंबर को देखो आप, 5वें नंबर सत्य क्षेत्र को देखो आप, ax + by प्लस में c बराबर 0
प्रकार के समीकरण रेखीय युगपत समीकरण होते हैं क्या? तो बिल्कुल सही है। इस प्रकार से दिया है आपको x प्लस बी वाई प्लस में c बराबर में 0, तो एक ये क्या है? रेखीय समीकरण है। क्या है? एक रेखीय समीकरण, बिल्कुल सत्य है ये। अब आते हैं किस पर? एक शब्द में उत्तर पर। वहां समीकरण निकाय क्या कहलाता है? जिसका कोई हल ना हो। तो जिसका कोई हल ना हो तो वो कहलाएगा असंगत। क्या कहलाएगा? असंगत कहलाएगा। क्या कहलाएगा? असंगत। अब एक शब्द में उत्तर दूसरा देखो, वह समीकरण निकाय क्या कहलाता है? जिसका कोई हल होता है वो कहलाता है संगत। अगर हल है तो संगत, अगर हल नहीं है तो असंगत है। जिस समीकरण का आलेख एक सरल रेखा हो वह क्या कहलाता है? यह रेखीय समीकरण कहलाता। भैया क्या अगर आलेख क्या है? सरल है, तो रेखीय समीकरण है। जब किसी समीकरण निकाय के अनंतता अनेक हल हो तो उसका आलेख कैसा होता है? तो उसका जब अनंत हल हो तो उसका आलेख संपाती होता है। क्या होता है? संपाती होता है, अनेक हल हो तब। जब किसी समीकरण निकाय का कोई अद्वितीय हल हो तो वो क्या होता है? उसका क्या होता है? प्रतिच्छेदी रेखाएं होती है। क्या होती है? प्रतिच्छेदी आलेख होगा या प्रतिच्छेदी रेखाएं होंगी। अब छठा देखो, दो चर एक्स वाई वाले रेखीय समीकरण का मानक रूप क्या है? एक दो चर है भैया, एक्स और वाई, उसका मानक रूप क्या है? ए एक्स और प्लस में बी वाई और प्लस में सी बराबर में 0। तो ये एक मानक रूप होता है। तो इस पार्ट के हमने ऑब्जेक्टिव कंप्लीट कर लिए हैं। अब अगले पार्ट पर चलते हैं, चौथे पार्ट पर, द्विघात समीकरण पर। तो ये चौथे पार्ट के ऑब्जेक्टिव करने जा रहे हैं, तो द्विघात समीकरण पर देखते हैं। इसके क्या देखेंगे हम? इसके हम देखेंगे ऑब्जेक्टिव। तो ऑब्जेक्टिव, तो द्विघात समीकरण का मानक रूप क्या होता है? तो द्विघात समीकरण का मानक रूप क्या होता है? तो वो होता है ये ए एक्स स्क्वायर प्लस में बी एक्स प्लस में सी बराबर में 0। तो ये क्या होगा? द्विघात समीकरण का एक मानक रूप होता है। क्या होता है? मानक रूप होता है। निम्न में कौन सा वर्ग समीकरण है? तो निम्न में कौन सा वर्ग समीकरण देखना है। तो सबसे पहले ऑब्जेक्टिव को आप देखो, तो एक्स क्या लिखा है? ऑप्शन क्या लिखा है? एक्स वर्ग। क्या लिखा है? एक्स वर्ग प्लस में 2x प्लस में 1 बराबर क्या दिया है? 4 माइनस एक्स का वर्ग और प्लस में 3। तो यहां पर देखो ये एक्स वर्ग है। क्या है? एक्स वर्ग है। तो आप मुझे बताओ, इसकी घात अगर 2 करेंगे तो क्या हो जाएगा? ये भी एक्स वर्ग हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ये भी एक्स वर्ग हो जाएगा। तो आप मुझे बताओ, जब ये एक्स वर्ग इधर आएगा बराबर के क्या आएगा? देखो माइनस का वर्ग करेंगे तो प्लस हो जाएगा, जब ये इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा। तो एक्स वर्ग तो कैंसिल हो जाएगा, अर्थात ये वाला ऑप्शन नहीं होगा द्विघात समीकरण का। अब दूसरा ऑप्शन देखते हैं, माइनस में 2x स्क्वायर बराबर क्या है? 5 माइनस एक्स, और यहां पर क्या है? 2x माइनस के 2/5। आप मुझे बताओ, जब x का इंटू एक्स में करेंगे तो क्या जाएगा? एक्स वर्ग। अब ये हो जाएगा एक्स वर्ग। अब ये माइनस का होगा तो माइनस वाला इधर आएगा तो क्या हो जाएगा? प्लस का। तो ये माइनस में पहले ही है और क्या है? माइनस में पहले ही है, और यहां पर ये 2x हो जाएगा तो 2x वर्ग हो जाएगा। x का इंटू एक्स में करेंगे 2x वर्ग हो जाएगा। अब ये माइनस का इधर आएगा तो प्लस में हो जाएगा, और 2x वर्ग माइनस 2x वर्ग क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। अर्थात यहाँ पर x की घात तो 2 बची ही नहीं, अर्थात ये क्या नहीं होगा? वर्ग समीकरण नहीं होगा। तो ये सेकंड नंबर ऑप्शन भी आपका क्या हो जाएगा? गलत। वर्ग समीकरण का मतलब ये घात 2 होना चाहिए। क्या होना चाहिए? घात 2। तो यहाँ पर देखो k प्लस 1 और x वर्ग प्लस में 3/2 x बराबर 7, जहां k का मान क्या है? -1 है। जहां k का मान क्या है? -1। क्या ये द्विघात समीकरण मान के ये द्विघात है क्या? अर्थात वर्ग समीकरण है क्या? तो ये द्विघात और x की वैल्यू क्या है? यहां पर x की वैल्यू -1 बताइए। तो एक काम करते हैं, यहां पर x की वैल्यू k की वैल्यू, तो k की वैल्यू देखो आप यहां -1 रखोगे तो -1 और +1 तो 0 हो जाएगा, और 0 का इंटू एक्स वर्ग में करेंगे तो ये पूरा का पूरा क्या बन जाएगा? 0। अर्थात घात 2 तो बची नहीं है। या तीसरा नंबर ऑप्शन भी क्या हो जाएगा? खत्म। और चौथे नंबर ऑप्शन को राइट कर दो, उसको सोल्व करके नहीं देखेंगे क्योंकि अब आंसर वही होगा। ठीक है ना? और लेकिन अब हम कॉन्सेप्ट को समझ रहे हैं ना, तो चौथे ऑप्शन को भी देख लेते हैं। यहाँ पर क्या है? x³ माइनस एक्स वर्ग बराबर x -1 का क्या हो जाएगा?
क्यूब हो जाएगा। तो देखो यहाँ पर जब क्यूब है तो x का क्यूब है, तो ये x का क्यूब किस में है, प्लस में, तो प्लस का जब इधर आएगा तो ये क्यूब था, क्या था, क्यूब, तो माइनस इधर होगा तो क्यूब और क्यूब क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, बचेगा क्या, वर्ग बचेगा, अर्थात यही तो डी नंबर ऑप्शन ही तो क्या हो जाएगा आपका, राइट हो जाएगा। अब चलते हैं आगे, अब देख लेते हैं इसको कि कौन एक वर्ग समीकरण नहीं है, कौन एक वर्ग समीकरण नहीं है। तो इसके चारों ऑप्शन आपको सोल्व करके देखने होंगे। तो वर्ग समीकरण नहीं है तो आप देखो 2x माइनस 1 का क्या होगा, ये 2 कहाँ है, बाहर है, क्या है, 2 बाहर है, इसका वर्ग बराबर 4x वर्ग माइनस 2x और प्लस में 1। तो यहाँ पर करोगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर जब करोगे तो पहले तो वर्ग कर लो, क्या कर लो, वर्ग कर लो। तो जो वर्ग करोगे आप तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर ये वर्ग रहने दो, तो 4x है, क्या है 4, जब इसका यहाँ पर होगा तो 4x वर्ग में से जब इधर आएगा तो माइनस 2x जाएगा तो क्या बचेगा, फिर भी 2x वर्ग बचेगा, क्या बचेगा, 2x वर्ग बचेगा, यानी कि यहाँ पर घात 2 है, अर्थात वर्ग समीकरण यहाँ पर पहले में भी है। अब देखो माइनस 2x वर्ग बराबर क्या है, 5 माइनस x और 2x माइनस के 2/5, ये नहीं, ये थोड़ा सा मैंने क्या कर दिया, ऑप्शन गलत लिख दिया। देखो ये 2x माइनस का x वर्ग बराबर x वर्ग प्लस में 5। अब देखो यहाँ पर माइनस है और ये बराबर के इधर आएगा तो भी क्या रहेगा, माइनस, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो 2x क्या हो जाएगा, वर्ग हो जाएगा। तो अभी भी वर्ग बचा है, अर्थात ये वर्ग समीकरण है अभी भी, हमें तो नई वाला देखना है। अब देखो आगे, तो रूट 2x प्लस में रूट 3 और इसका क्या है, वर्ग, प्लस में x वर्ग बराबर 3x वर्ग माइनस के क्या है 5, ये क्या है, वर्ग है, ठीक है ना। अब देखो, अब इसको करोगे आप, इसको करोगे तो क्या होगा, यहाँ पर ये रूट 2x है, इसका वर्ग करोगे तो क्या हो जाएगा, 2 रूट से अंदर मतलब बाहर हो जाएगा और x वर्ग, सॉरी x भी क्या है, अंदर ही है, x भी क्या है, अंदर, तो यहाँ पर 2x मिलेगा ओनली और यहाँ पर भी क्या मिलेगा 3, तो हमें तो सिर्फ x से मतलब है। तो यहाँ पर वर्ग आया क्या, नहीं आया, ठीक है ना, क्या नहीं आया, वर्ग नहीं आया, इसका मतलब, और देखो आगे, नहीं, यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ क्या है, यहाँ पर रूट के अंदर ओनली ऑन 2 ही है, क्या है, ओनली ऑन 2 है, तो रूट 2 बाहर आ गया और x का वर्ग हो गया, प्लस में रूट से बाहर आ गया, रूट से बाहर आ गया, देखो प्लस में 2ab भी होगा, 2ab भी होगा, लेकिन हमें इससे क्या मतलब है, कोई मतलब नहीं है, हमें तो सिर्फ और सिर्फ घात 2 देखना है, क्या देखना है, घात 2 देखना है। और प्लस में यहाँ पहले से देखो ये 2ab नहीं लिख रहा हूँ मैं, ठीक है ना, 2ab नहीं लिख रहा हूँ, सिर्फ और सिर्फ मैं ये लिख रहा हूँ प्लस में x वर्ग और बराबर में क्या है 3x वर्ग। सबसे पहली बात तो 2x वर्ग ये है, 2x वर्ग ये और x वर्ग ये है, तो कितने हो गए, ये होगा कितने, 3x वर्ग होगा, कितने होगा, 3x वर्ग। तो ये देखो 2x और ये 1x से कितना है, 3x वर्ग हो गया। अब 3x वर्ग जब इधर है वो इधर आएगा माइनस का, कितना हो जाएगा, 3x वर्ग हो जाएगा, यहाँ क्या बन जाएगा, 0, यानी कि यहाँ पर कोई भी घात अब 2 नहीं बची, अर्थात यही क्या नहीं होगा, द्विघात समीकरण नहीं होगा। अर्थात ऐसे क्वेश्चनों के जरूर आपको पूरे के पूरे ऑप्शन सोल्व करके देखना पड़ेगा और अगर आपको कॉन्सेप्ट याद है तो वहीं के वहीं आप चेक कर सकते हो। अब आते हैं तीसरे ऑब्जेक्टिव पर, तो किस वर्ग समीकरण का मूल 2 है, किस वर्ग समीकरण का मूल 2 है, तो आपको देखना होगा। देखो चारों के चारों ऑप्शन में आपके सामने लिख देता हूं, x वर्ग माइनस 4x प्लस के 5 बराबर में 0, पहला ऑप्शन। दूसरा ऑप्शन x वर्ग प्लस में 3 माइनस 12 बराबर में 0, तो 2x वर्ग माइनस 7x प्लस में 6 बराबर में 0, और तीसरा ऑप्शन 3x वर्ग माइनस 6x माइनस के 2 बराबर में 0। तो यहां पर देखना है आपको, चारों के चारों ऑप्शन मैंने लिख दिए, तो इसका क्या होगा, वर्ग समीकरण का मूल किसका 2 है ये आपको बताना है। तो किसका 2 है ये देखना है हमें सबसे पहले। तो यहां पर ध्यान समझना, इसका इंटू कहां होगा, इधर होगा, तो क्या बन जाएगा 6 बन जाएगा,
क्या बन जाएगा 6। हमें मूल क्या चाहिए 2 चाहिए, मूल क्या चाहिए 2। यहाँ पर 6 तो गुणा करने पर 6 आना चाहिए और प्लस माइनस करने पर क्या आना चाहिए 6। तो ये कभी पॉसिबल नहीं होगा, ये कभी पॉसिबल नहीं होगा। इसको देखो, इसका गुणा कहाँ होगा, यहाँ होगा, इसका गुणा यहाँ। तो 2 का इंटू कहाँ किया 6 में, तो कितने हो गए 12। तो ऐसे देखो गुणा करने पर क्या आना चाहिए 12 और प्लस माइनस करने पर क्या आना चाहिए 7। तो यहाँ पर 4 और 3, 4 और 3, तो 12 क्या होगा 4 और 3 हो जाएगा। क्या हो जाएगा 4 और 3 हो जाएगा। अब 4 और 3 है तो समझना ध्यान से, ये क्या है माइनस, माइनस का इंटू माइनस में करेंगे क्या हो जाएगा प्लस में, और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 4 और 3, और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा लेकिन साइन माइनस कराएगा। अब इन दोनों के बटे में क्या आएगा 2, इन दोनों के बटे में क्या आएगा 2, तो 2 से कैंसिल आउट किया, ये बराबर के उधर जाके प्लस हो जाएगा। तो 2 दूने 4, अर्थात मूल इसके क्या आ गए 2 आ गए, अर्थात तीसरा नंबर का ऑप्शन क्या हो जाएगा राइट हो जाएगा। अगर ये सही हो गया तो आगे के ऑप्शन हमें चेक नहीं करना है क्योंकि ये सही हो गया, अब दूसरा कोई सही नहीं होगा। अब देखो, अब देखते हैं यहाँ पर 1/2 वर्ग समीकरण x का वर्ग प्लस kx माइनस 5/4 बराबर 0 का एक मूल है तो k का मान क्या है। तो 1/2 एक मूल है, अर्थात x की वैल्यू 1/2 है, तो k का मान बताना है। तो समीकरण लिखो पहले, तो तब जाके हम क्या बता पाएंगे मूल बता पाएंगे। 5/4 बराबर में 0, तो k की वैल्यू तब जाके, तो x बराबर क्या बताया 2, 1/2, तो 1/2 का क्या करेंगे वर्ग करेंगे, प्लस में k और 1/2 लिख दिया, माइनस के 5/4 बराबर में 0। 1/2 का वर्ग करेंगे तो 1/4 आ जाएगा, प्लस में यहाँ पर क्या है 1/2 k हो जाएगा, माइनस के 5/4 हो जाएंगे, माइनस के 5/4 हो जाएंगे। तो ये प्लस का है, ये माइनस का है, ये प्लस का है, ये माइनस का। तो एक काम करते हैं, तो 1/4 माइनस 5/4, तो एलसीएम जो सेम आया, एलसीएम सेम आया। अब 5 में से अगर 1 गया तो माइनस के क्या बचे 4 बचे, माइनस के क्या बचे 4 बचे। अब आप मुझे बताओ माइनस के यहाँ पर क्या बचे 4 बचे, तो यहाँ पर देखो आप क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या माइनस का 1 बचेगा। क्या बचेगा माइनस का 1 बचेगा, क्या बचेगा माइनस का 1। तो माइनस का 1 प्लस 1/2, 1/2 के। अब देखो 1/2 के बराबर के उधर जाएगा तो माइनस का क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा। अब ये के बराबर क्या हो जाएगा 1, ये बटे में चला जाएगा, क्या चला जाएगा बटे में चला जाएगा, तो 1/2, और ये वाली वैल्यू क्या जाएगी ऊपर आएगी, तो के बराबर क्या जाएगा 2, के बराबर क्या जाएगा 2 आ जाएगा। कितना जाएगा के बराबर 2, अर्थात ए नंबर का ऑप्शन राइट हो जाएगा, ए नंबर का ऑप्शन राइट हो जाएगा। आगे चलते हैं, अब छठे ऑप्शन ऑब्जेक्टिव में चलते हैं। किस वर्ग समीकरण के मूल का योग 3 है, किस वर्ग समीकरण के मूल का योग 3 है। तो एक काम करते हैं, तो मैं पूरे के पूरे ऑप्शन लिख देता हूं आपको, तब जाके आपको पता चलेगा कि किसके समीकरण के मूल के योग 3 आएंगे। तो √2x वर्ग माइनस 3/√2x प्लस में 1 बराबर में 0। और यहाँ पर क्या हो गया, ये देखो ये पहला है और ये मैंने तीसरे नंबर का लिख दिया ये, और दूसरे नंबर का देखो आप माइनस का x प्लस में 3x माइनस के 3 बराबर में 0। अब ये चौथे नंबर का देखो, इस ये सीरियल नंबर है ना, ये ऊपर नीचे हो सकता है क्योंकि मैंने यहाँ पर तीसरे नंबर का था 2 नंबर पे लिख दिया। तो 3x वर्ग माइनस में 3x प्लस में 3 बराबर में 0। अब इसके मूल का योग क्या बताना है 3, तो मूलों का योग 3 होता है, तो मूलों का योग क्या आना चाहिए -b/a होता है, -b/a होता है। तो मूल का योग मुझे बताओ, यहाँ पर √2 ये कभी हो ही नहीं सकता है, ठीक है ना। तो आप ध्यान से समझना, तो -3 और बटे में a भी आ जाएगा, क्या जाएगा 3, तो कैंसिल आउट माइनस के क्या आ जाएगा 1, ये भी नहीं हो सकता है। अब इसको देखो, यहाँ पर क्या है 3 और बटे में क्या आ जाएगा माइनस का 1 आ जाएगा, तो यहाँ पर वैल्यू क्या आ गई माइनस की क्या आ गई 3 आ गई, क्या आ गई माइनस की 3 आ गई। लेकिन हमें क्या चाहिए मूलों का योग प्लस में चाहिए, किसका चाहिए मूलों का योग क्या चाहिए प्लस में चाहिए। लेकिन आप देखो थोड़ा सा इसको, यहाँ पर क्या है माइनस और b की वैल्यू क्या है 3 और यहाँ पर क्या है -1 है, तो माइनस से माइनस कैंसिल, और अर्थात 3 मूलों का योग किस में आया दूसरे नंबर के ऑप्शन में आया, दूसरे नंबर के ऑप्शन में आया। आगे चलते हैं, अब 7वें नंबर क्वेश्चन में चलते हैं। यदि द्विघात समीकरण ऐसा दिया है ax वर्ग प्लस में bx प्लस में c, तो अल्फा और बीटा हो, मतलब
इसके शून्य क्या है, अल्फा और बीटा है, तो आपको अल्फा प्लस बीटा का मान निकलना माइनस बी बटे ए आपका आंसर हो जाएगा। और यही आपको क्या होता है, स्टैंडर्ड होता है। और अल्फा इंटू बीटा क्या होता है, अल्फा इंटू बीटा होता है सी बटे ए। क्या है, सी बटे। अल्फा प्लस बीटा का मान क्या हो जाएगा, माइनस बी बटे ए। देखो अगर कोई बोलेगा कि ये स्पीड ज़्यादा है तो ये स्पीड ज़्यादा इसलिए है मत बोलना, लेकिन ये स्पीड एवरेज है, ठीक है ना। अगर फिर भी बोल रहे हो आप तो स्पीड इसलिए रख रहे हैं हम क्योंकि टाइम बचा है कम। तो आप देखो 8वें नंबर ऑब्जेक्टिव पे चलते हैं। द्विघात समीकरण के विविध कर का मान बताना है। तो विविध कर क्या होता है, विविध कर ये होता है -4ac, -4ac। तो बी स्क्वायर विविध कर की वैल्यू होती है, डिस्क्रिमिनेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, डिस्क्रिमिनेंट। और विविध कर हिंदी में बोलते हैं, डिस्क्रिमिनेंट इंग्लिश में बोलते हैं। तो इसका क्या बताना है, विविध कर बताना है। तो यहाँ पर आप देखो एक्स वर्ग -4x प्लस में 4 बराबर में 0। तो ये ए है, ये बी है और ये सी है। तो यहाँ पर बी की वैल्यू कितनी है, -4। कितनी है, -4 वर्ग कर दो, -4 और ए की वैल्यू कितनी है, 1 है। क्या है, 1। और सी की वैल्यू कितनी है, 4 है। तो 4 चुके 16, माइनस और माइनस का इंटू माइनस में किया तो प्लस हो गया, और 4 चुके 16। यहाँ भी 16 में से 16 गए तो क्या आ गया, 0 आ गया। क्या आ गया, 0। तो इसका विविध कर क्या होगा, 0 होगा। तो हमने देख लिया इसका विविध कर क्या होगा, 0 होगा। अर्थात हम रिक्त स्थान की पूर्ति कर लेते हैं। किसकी कर लेते हैं, रिक्त स्थान की पूर्ति कर लेते हैं। तो रिक्त स्थान की पूर्ति करते हैं। यदि px एक द्विघात बहुपद है तो px बराबर 0, तो रिक्त स्थान को कहते हैं भैया वर्ग समीकरण कहेंगे। क्या कहेंगे, द्विघात अगर बहुपद है तो उसको वर्ग समीकरण कहेंगे, क्योंकि उसकी वैल्यू पूरी बराबर के क्या रख दी है, 0 रख दी। बराबर में क्या रख दी है, 0। देखो यहां तक तो अभी क्या है, ax प्लस में bx प्लस में ax वर्ग प्लस में bx प्लस c। अभी तो ये बहुपद है। क्या है, ये क्या है, बहुपद। ये बहुपद है। लेकिन अगर मैं इसके बराबर में अभी क्या रख दूं, अगर इसके बराबर में अगर मैं 0 रख दूं, अगर इसके बराबर में 0 रख दूं, तो ये अब बन गया समीकरण। कौन सा समीकरण, वर्ग समीकरण। अब बन गया समीकरण। अगर बराबर में मैंने क्या रख दिया, 0, तो ये वर्ग समीकरण। अगर बराबर के 0 नहीं है तो वो क्या होगा, बहुपद होगा। क्या होगा, बहुपद होगा। आगे चलते हैं। तो इसका क्या होगा, ये वर्ग समीकरण है। अब दूसरे नंबर का रिक्त स्थान देखना। किसी वर्ग समीकरण में अधिकतम मूल वर्ग है, अर्थात घात 2 है, तो उसके मूल क्या होंगे, अधिकतम 2 होंगे। कितने होंगे, 2 होंगे। वर्ग समीकरण ax प्लस bx प्लस c का विविध कर क्या है, अर्थात d बराबर बताना। तो d डिस्क्रिमिनेंट का फॉर्मूला क्या है, -4ac, ठीक है ना। विविध कर का फॉर्मूला क्या है, b स्क्वायर माइनस के 4ac। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, b स्क्वायर माइनस के 4ac। आगे चलते हैं। वह समीकरण जिसमें अज्ञात राशि की अधिकतम घात 2 हो रिक्त स्थान कहलाता है। भैया वर्ग समीकरण कहलाता है। क्या कहलाता है, क्योंकि घात 2 हो गई। पांचवा देखो, वर्ग समीकरण x माइनस 4 और x माइनस 3 बराबर में 0 के मूल होंगे। इसके मूल होंगे तो आप मुझे बताओ, जब इसके मूल होंगे तो यहाँ पर क्या है, x माइनस 4 और x माइनस 3, तो इसके मूल क्या होंगे, तो ये बताना है। तो जब इसके बराबर में क्या रखना है, 0 रखना है। इसके बराबर में क्या रखना है, 0। तो यहाँ पर देखो x माइनस 4 बराबर में क्या रखा, 0। x बराबर -3 बराबर में क्या रखा, 0 रखा है। तो यहाँ पर देखो x बराबर में उधर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, और x बराबर में उधर जाएगा तो कितना हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा। ये भी क्या हो जाएगा, प्लस का। तो x की, तो इसके मूल एक तो 4 हो गए और एक क्या हो गया, 3 हो गए। एक 4 हो गया और एक 3 हो गया। तो वर्ग समीकरण क्या है, वर्ग समीकरण के मूल होंगे। अच्छा, तो इसके क्या बनाना है, हमें वर्ग समीकरण बनाना है। क्या बनाना है, वर्ग समीकरण बनाना है। तो अब देखो सातवां रिक्त स्थान देखो, 3x वर्ग माइनस के 2x प्लस में 1 में 3 बराबर में 0। इसका विविध कर बताना है। तो विविध कर क्या होता है, b वर्ग माइनस में 4ac। तो ये a होता है, ये b होता है, ये c होता है। तो b वर्ग अर्थात माइनस के 2 का वर्ग -4 लिख दिया। a का मतलब कि 3 इंटू c का मतलब कि 1/3। तो 3 से 3 कैंसिल, माइनस का इंटू माइनस में किया तो प्लस होगा। 2 का वर्ग कितना हो गया, 2 माइनस 4 एकम, अरे 2 का वर्ग क्या होगा, 4 होगा ना, और यहाँ पर 4 बराबर में 0। तो इसका विविध कर क्या हो जाएगा, इसका विविध कर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अब आगे चलते हैं। अब आगे किस पे चलते हैं, जोड़ी पर चलते हैं। क्या चलते हैं, जोड़ी पर। तो सबसे पहली बात तो विविक्त कर ऋणात्मक। क्या है, ऋणात्मक।
ऋणात्मक। तो विविध ऋणात्मक कब होता है? विविध ऋणात्मक कब होता है? ऋणात्मक जब होता है जब मूल अधिकल्पित हो, मूल अधिकल्पित हो, अधिकल्पित, अधिकल्पित या फिर काल्पनिक, या फिर काल्पनिक। अब आगे देखो, विविध कर शून्य, विविध कर अगर शून्य, अगर शून्य, अगर विविध कर अगर शून्य होगा तो इसकी वैल्यू क्या जाएगी? इसकी वैल्यू भैया अगर विविध कर शून्य हो गया तो वो क्या होंगे? समान होंगे। मूल क्या होंगे? समान। मूल कैसे हो जाएंगे? समान हो जाएंगे। विविध कर अगर धनात्मक पूर्ण वर्ग है तो विविध कर अगर धनात्मक है और वो धनात्मक के साथ में वो एक क्या है? वर्ग भी है। धनात्मक के साथ में क्या है? वर्ग भी है। तो वर्ग क्या होंगे? अगर साथ में वर्ग भी है तो वो अपरिमेय मूल हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? अपरिमेय मूल हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? मूल अपरिमेय हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? मूल अपरिमेय, सॉरी अपरिमेय नहीं, परिमेय, अपरिमेय नहीं, परिमेय हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? परिमेय। परिमेय का मतलब क्या हो जाएगा? बटे में। क्या हो जाएगा? बटे में। अगर और देखो आगे, विविध कर धनात्मक है, विविध कर क्या है? धनात्मक। तो विविध कर क्या है? धनात्मक, पॉजिटिव है। तो विविध कर अगर धनात्मक होगा तो यहाँ पर क्या होगा? तो मूल जो होंगे ना वो वास्तविक होंगे। क्या होंगे? वास्तविक होंगे। मूल क्या होंगे? वास्तविक होंगे। एक और बचा है, विविध कर धनात्मक पूर्ण अपूर्ण वर्ग है। मतलब विविध कर धनात्मक तो है, विविध कर धनात्मक तो है, लेकिन वो अपूर्ण वर्ग है। अपूर्ण मतलब वो वर्ग नहीं है, वो वर्ग नहीं है, अपूर्ण वर्ग होगा। तो उसका क्या होगा? तो अगर यहाँ वर्ग नहीं है तो वो हो जाएंगे अपरिमेय मूल। क्या जाएंगे? अपरिमेय। तो एक बार समझ लो, अगर विविध कर ऋणात्मक है तो मूल अधिकल्पित होंगे, अर्थात क्या बोल देंगे? काल्पनिक होंगे। विविध कर अगर शून्य है तो उसके मूल क्या हो जाएंगे? समान हो जाएंगे। विविध कर अगर मतलब धनात्मक वर्ग हो, पूर्ण वर्ग हो, तो उसके वैल्यू क्या जाएगी? परिमेय। अगर विविध कर अपूर्ण वर्ग हो तो उसकी वैल्यू क्या जाएगी? अपरिमेय। अगर विविध कर प्लस में हो, धनात्मक हो, तो उसकी वैल्यू क्या जाएगी? वास्तविक हो जाएगी। क्या हो जाएगी? वास्तविक। ये क्या बना ली हमने? जोड़ियां बना ली है। आगे चलते हैं, अब सत्य और असत्य पे आते हैं। सत्य और असत्य पे आते हैं। वर्ग समीकरण के अनेक हल होते हैं क्या? तो वर्ग समीकरण के ओनली दो हल होते हैं, तो ये गलत हो जाएगा। वर्ग समीकरण में चर की अधिकतम घात कुछ भी हो सकती है। तो वर्ग समीकरण में चर की अधिकतम घात कुछ भी नहीं होगी, 2 होगी। कितनी होगी? 2। एक्स कोष्टक के अंदर x - 1 कोष्टक बराबर 0, x का मान 0 एवं 1 है, 0 एवं 1 है। तो यहाँ पर क्या बोला? x - 1 और बराबर में 0। तो यहाँ पर देखो, 1 x की वैल्यू क्या बताइए? 0। 1 और 1 x की वैल्यू देखो, ये जब जाएगा तो समझो बात को, x बराबर भी क्या रखना पड़ेगा? 0। x - 1 बराबर भी क्या रखना पड़ेगा? 0। तो इसकी वैल्यू क्या जाएगी? 1। तो x की वैल्यू एक बार तो 0 और x की वैल्यू एक बार क्या हो गया? 1 हो गया। अर्थात ये वैल्यू सही है, अर्थात ये सत्य हो जाएगा। ये कथन क्या हो जाएगा? सत्य हो जाएगा। x का वर्ग - 4x प्लस में 4 बराबर के मूल बराबर होंगे। मूल बराबर होंगे तो मूल बराबर के पहले तो हम क्या देखते हैं? विविध कर देखते हैं। क्या देखते हैं? विविध कर देख लेते हैं एक बार। मूल बराबर है तो b वर्ग माइनस में 4ac, तो b वर्ग मतलब माइनस के 4 का वर्ग, माइनस में 4 लिखा, a की वैल्यू कितनी है? 1 और c की वैल्यू कितनी है? 4। तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा और 4 की वैल्यू क्या हो जाएगी? 16 हो जाएगी। 4 चुके 16, अर्थात इसके क्या होगा? 0, अर्थात 0 होंगे तो मूल क्या होंगे? समान होंगे। मूल क्या होंगे? समान। अगर विविध कर 0 है तो मूल क्या होंगे? समान। विविध कर ऋणात्मक है तो मूल क्या होंगे? अधिकल्पित होंगे। विविध कर धनात्मक है तो मूल क्या होंगे? वास्तविक होंगे। मूल अगर धनात्मक है और पूर्ण वर्ग भी है, पूर्ण वर्ग भी है, तो वो क्या हो जाएगा? परिमेय। अगर विविध कर धनात्मक तो है लेकिन अपूर्ण वर्ग है, वो क्या हो जाएगा? अपरिमेय हो जाएगा। ठीक है ना? ये ध्यान समझना। ये सत्य सत्य हो गए। अब हम बात कर लेते हैं क्या? अब हम बात कर लेते हैं एक शब्द में उत्तर। वह समीकरण जिसमें अज्ञात राशि चर की अधिकतम घात 2 हो तो क्या कहलाता है? चर की अधिकतम घात 2 है तो वो वर्ग समीकरण कहलाएगा। क्या कहलाएगा? वर्ग समीकरण। यदि समीकरण ax वर्ग प्लस में bx प्लस में c बराबर 0 है में b वर्ग माइनस 4ac को क्या कहते हैं? 4ac को विविध कर कहते हैं। क्या कहते हैं? विविध कर। b वर्ग माइनस 4ac को क्या कहते हैं? विविध कर कहते हैं। आगे चलते हैं तीसरे पे। किसी वर्ग समीकरण में चर के दोनों मान उस वर्ग समीकरण के क्या कहलाते हैं? तो वर्ग समीकरण के वो मूल कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? मूल।
यदि किसी वर्ग चौथा देखो, यदि किसी वर्ग समीकरण का विविध कर शून्य हो तो उसके मूल बराबर होंगे। क्या होंगे? बराबर, अर्थात समान, क्योंकि डिस्क्रिमिनेंट अर्थात विविध कर क्या हो गया? 0, तो उसका क्या हो जाएगा? समान हो जाएंगे। ठीक है ना, समान हो जाएगा। और देखो, यदि किसी वर्ग समीकरण का विविध कर धनात्मक पूर्ण वर्ग संख्या हो, तो देखो धनात्मक तो है लेकिन पूर्ण वर्ग भी है। क्या है? पूर्ण वर्ग भी है। तो उसके मूल कैसे होंगे? तो उसके मूल परिमेय होंगे। क्या होंगे? परिमेय, लेकिन असमान भी लिख देना उसके साथ में। परिमेय तो होंगे लेकिन असमान भी लिख देना। द्विघात समीकरण ax वर्ग प्लस में bx प्लस में cx के विविध कर ज्ञात करने का सूत्र है। अरे विविध कर ज्ञात करने का सूत्र ये है, और क्या है? कितनी बार बताया, ठीक है ना। अब आगे चलते हैं। क्या एक एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर बराबर 2x माइनस के 3 द्विघात समीकरण है क्या? तो द्विघात समीकरण बताना है। तो आप मुझे बताओ, यहां पर x प्लस में 1 की घात 2 है और बराबर 2x प्लस में माइनस में 3, कितना है? माइनस में 3 है। तो यहां पर तो घात 2 नहीं दिख रही है। अब इसका स्वाभाविक से वर्ग करेंगे तो ये वर्ग समीकरण बन जाएगा। वर्ग समीकरण बन जाएगा, हाँ है। यदि a b c वास्तविक संख्याएं हैं और a बराबर 0, तब द्विघात समीकरण का रूप, तो मानक रूप बताना है। तो ये होता है ax वर्ग प्लस bx प्लस में c बराबर में 0। ये समीकरण हो गया। क्या हो गया? समीकरण हो गया। तो ये हमने एक शब्द में उत्तर भी देख लिए, एक शब्द में उत्तर भी देख लिए हमने। तो यहाँ पर हमने 2 पार्ट कंप्लीट कर लिए, 3 और 4 को कंप्लीट कर लिया है।